अनीता एक बहुत ही अमीर औरत थी, लेकिन उसका बेटा नीरज बहुत ही बिगड़ैल स्वभाव का था, जिसके कारण उसे कोई भी अच्छे घर की लड़की नहीं मिल रही थी। अनीता की कोशिश करने के बाद भी उसके बेटे की शादी नहीं हो रही थी। एक दिन देर रात नीरज नशे की हालत में घर आता है और अपने कमरे में जाने लगता है। तभी अनीता उसे पीछे से आवाज देती है। इतनी रात में तू कहाँ से आ रहा है और वो भी नशे की हालत में? क्या माँ, आप है ना, आप हमेशा मुझे पीछे से क्यों पकड़ती हो? अब मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हो। मुझे अच्छे से पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर तुझे अच्छे से पता होता कि तुझे क्या करना है तो तू इस तरह नशे की हालत में घर नहीं आता। माँ, मैंने खुद नशा नहीं किया है, मुझे नशा करा दिया गया है। वो क्या है ना, मेरे दोस्तों का ना जन्मदिन था, तो उसी खुशी में उन्होंने मुझे बोला भाई पी ले, और मैंने थोड़ी सी पी ली माँ। अब वो कब ज्यादा हो गई पता ही नहीं चला। तेरे ऐसे ही लक्षणों के कारण कोई अच्छे घर की लड़की तुझे मिल नहीं रही है तेरी शादी करवाने के लिए। अगर तेरे लक्षण ऐसे ही रहे तो शायद कभी मिले भी ना। माँ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आज के बाद नशा बिल्कुल नहीं करूँगा। बट अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने के लिए। ठीक है, जा। मैं भी देखती हूँ तू अपना वादा कितने दिनों में पूरा करता है, क्योंकि मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अनीता इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीरज भी नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में चला जाता है। दिन पर दिन अपने लड़के की बिगड़ी हालत को देखकर अनीता बहुत परेशान रहने लगती है। तभी एक दिन उसकी पड़ोसन कमला उसके पास आती है और बोलती है। क्या हुआ अनीता, तू मुझे कुछ परेशान सी लग रही है। हाँ कमला, मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हूँ, वो भी सिर्फ अपने बेटे की वजह से। उसकी गलत हरकतों की वजह से कोई भी अच्छे घर का रिश्ता मिल ही नहीं रहा। कोई आता भी है तो उसे सब पता चल जाता है कि मेरा बेटा नशेड़ी है। क्या वो पूरी जिंदगी ऐसे कुंवारा रहेगा क्या अब? अरे हो जाएगी ना तेरे बेटे की शादी। तू अपने बेटे की शादी इतनी जल्दी करवाने में क्यों लगी हुई है? कमला, तू तो मेरी पक्की सहेली है, इसीलिए मैं तुझसे कोई बात छुपाना नहीं चाहती। मैं अपने नालायक बेटे की शादी इसीलिए जल्दी करवाने लगी हूँ क्योंकि मुझे डर है कहीं अगर इसने कोई आड़ी टेढ़ी लड़की अपने मन से पसंद कर ली तो पूरी जिंदगी उसे भी मुझे ही झेलना पड़ेगा। अरे तू कहना क्या चाहती है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जरा साफ साफ बता। बात ये है कमला कि मेरे पति ने ये सारी जायदाद मेरे बेटे की पत्नी के नाम कर दी है। अब इस घर में कहीं अगर कोई चालाक और बुद्धिमान लड़की आ गई तो ये सारी जायदाद मेरे हाथों से चली जाएगी। इसीलिए मेरे बेटा किसी भी लड़की को पसंद करे उससे पहले मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी के लिए मैं ही कोई लड़की पसंद कर लूँ जिसकी मेरे सामने बोलती खुले ही ना। इस जमाने में ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी अब मुझे? मिलेगी अनीता, जरूर मिलेगी। ऐसी एक लड़की को मैं जानती हूँ, लेकिन वो थोड़ी गरीब घर से है। अगर तुझे पसंद हो तो मैं तेरे बेटे की शादी की बात उनसे चला सकती हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस एक ऐसी लड़की चाहती हूँ जिसकी मेरे सामने जुबान न खुले। बाकी सब तो मेरे ऊपर छोड़ दे। एक बार ये सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए उसके बाद ना मुझे उस लड़की का काम होगा और ना ही उसके घर वालों का। कहीं भी जाए मुझे उससे क्या ही मतलब होगा। ठीक है, फिर मैं कल ही उसके पिता किशोर से बात करके तुझे बताती हूँ। वो मेरी एक सहेली के पड़ोस में रहते हैं। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन किशोर के घर पर जाती है। किशोर एक ऑटो ड्राइवर था और ईमानदारी से कमाता और खाता था और अपनी बेटी कविता के साथ बहुत खुश था। अचानक से कमला को अपने घर में देखकर किशोर की आंखें खुली रह जाती हैं। वो काफी हैरान था। तभी वो उससे बोलता है। कमला जी, आप इस गरीब के घर में कोई जरूरी काम था क्या आपको? किशोर जी, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। मैं आपकी बेटी कविता के लिए एक बहुत बड़े घर का रिश्ता लेकर आई हूँ। वह लोग एक सीधी सादी लड़की ढूंढ रहे थे, तो मैंने उनको आपकी बेटी के बारे में बता दिया। वह लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कमला जी, आप सच कह रही है? अरे मेरी बेटी की शादी होगी। आपने मेरी बेटी के बारे में इतना सोचा, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आप जैसा भी लड़का बोलोगी हमें कोई एतराज नहीं है। आपने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। अगर आपकी तरफ से हाँ हो
तो मैं कल लड़के वालों को आपके घर बुला लेती हूँ। एक बार आप मिल लीजिएगा, उसके बाद शादी पक्की कर लीजिए। जी बिल्कुल, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी ससुराल जाएगी। कमला किशोर से शादी की असलियत छुपा लेती है और दोनों परिवारों को एक दूसरे से मिलवाकर नीरज और कविता की शादी करवा देती है। कविता शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। पहले कुछ दिन तो अनीता अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। उसके खाने पीने, पहनने ओढ़ने, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ती। तभी एक दिन वो कुछ पेपर लेकर कविता के पास आती है और बोलती है, बहू, ये कुछ पेपर है, इन पर तू साइन कर दे। जब तक तू साइन नहीं करेगी तब तक काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। माँ जी, आप हर छोटी छोटी चीजों पे मेरे पास आती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। बहू तो क्या करूँ, बिना तेरे साइन के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ मेरे पति ने मेरे बेटे की पत्नी यानी तेरे नाम कर रखा है। माँ जी, आप चिंता मत करिए, इतने सालों से आपने सब कुछ संभाला हुआ है। अचानक से इन सब पे मैं अपना हक नहीं जमा सकती। ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है। आप पेपर तैयार करवाइए, मैं सब कुछ आपके नाम कर देती हूँ। आपके नाम रहे या मेरे नाम रहे, फर्क क्या पड़ता है, हम सब तो एक साथ है ना। ये सुनकर अनीता बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन ही वकील को बुलाकर पेपर तैयार कर लेती है और सारी जायदाद अपने नाम करवा लेती है। अपनी सास की चालबाजी से अनजान कविता सब कुछ उसके नाम कर देती है। सारी जायदाद, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम होते ही अनीता अपनी बहू को अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है। एक दिन अनीता अपनी बहू के कमरे में जाती है। एसी चलता देखकर वो बोलती है, ये एसी क्या तेरे बाप ने दहेज में दिया है, जो कमरे में लेटी लेटी हवा खा रही है? अरे मैं तो भूल ही गई थी कि तेरे पिता की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो इसके शोरूम में भी घुसकर एसी खरीद सके। हवा खाना तो दूर की बात है। माँ जी, आप मुझसे ऐसे कैसे बातें कर रही हैं? आज से पहले तो आपने मुझसे कभी ऐसी बातें नहीं की। देख बहू, इतने दिन से अच्छाई का ढोंग करते करते मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब ये ढोंग मुझसे और नहीं होने वाला है और तू अब अपना सामान बांध और अपने पिता के घर चलती बन, क्योंकि अब मुझे तेरा कोई काम नहीं है। आप ये क्या कह रही हैं माँ जी? मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, मेरा ससुराल है ये, मैं इसे छोड़ के कहाँ जाऊँगी? देख बहू, तेरा स्टैंडर्ड हमारे घर से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तेरे जैसी लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करवाने का बस एक मतलब था कि ये सारी जायदाद मेरे नाम हो जाए, जो कि हो गई। अब तू कहीं भी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ना नीरज जी, माँ जी कैसी बातें कर रही हैं। आप इनको कुछ समझाइए ना, ये मैं घर छोड़ के कहाँ जाऊंगी? माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैंने शादी तुमसे इसलिए की है ताकि मुझे पैसे मिल जाए और पैसों के लिए हमें मोहताज ना होना पड़े। और वैसे भी तुमसे शादी करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। माँ जी ऐसा मत करिए, मेरी शादी के बाद ही तो मेरे पिताजी चिंता मुक्त हुए हैं। अगर उन्हें पता लगा कि मेरी शादी सिर्फ एक धोखा थी तो वो जीते जी मर जाएंगे। मुझे इस घर में बस थोड़ी सी जगह दे दीजिए, बेशक नौकरानी बना के रख लीजिए, मैं रह लूंगी। अनीता को कविता पर तरस आ जाता है और वो उसकी बात को मान लेती है। दिन बीतते हैं और कविता अपने पिता से मिलने के लिए अपने घर जाती है और अपने पिता के पूछने पर वो अपने ससुराल की बहुत झूठी तारीफ करती है। पिताजी, मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरा ससुराल तो बहुत अच्छा है। वहाँ के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पलकों पे बिठा के रखते हैं, कोई काम नहीं करने देते। मैं जो भी एक बार कह दूं, उस घर में वो पत्थर की लकीर है। मेरा ससुराल तो बहुत अच्छा है पिताजी, मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। बेटा, तेरे मुंह से ये सब सुनकर ना मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिला है। बच्चों की खुशियाँ देखकर ना माँ बाप बहुत खुश होते हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ। तूने मेरी सारी चिंता दूर कर दी बेटा। अब मैं आपको क्या बताऊं पिताजी, मैं अपने ससुराल की कितनी झूठी तारीफ कर रही हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए कि आपको दुख ना पहुँचे। अपने पिता की खुशी के लिए कविता जब भी अपने पिताजी से मिलती तो उसे अपने ससुराल की असलियत छुपाकर हमेशा उनके सामने अपने ससुराल की झूठी तारीफी किया करती, जिससे किशोर को भी अपनी बेटी के दुखों का अंदाजा नहीं लगता और वो भी अपना शांति पूर्वक अपना जीवन बिताता है। कल्याणी अपने सभी घर वालों के साथ बहुत खुश थी, लेकिन वो अपनी बहू अर्चना के रबड़ी जलेबी खाने की आदत से बड़ी परेशान थी, क्योंकि कल्याणी को भी मीठा बहुत पसंद था, लेकिन हाई शुगर होने की वजह से वो मीठे को हाथ नहीं लगा सकती थी, जिसके चलते जब भी वो अपनी बहू अर्चना को रबड़ी जलेबी खाते हुए देखती, उस पर भड़क जाती और दोनों की लड़ाई होने लगती। ऐसे ही एक दिन रात के समय कल्याणी अपनी छोटे बेटे
राहुल के साथ डिनर करने के लिए बैठती है। तभी अर्चना 2 थाली में खाना लेकर रसोई से आती है, जिसे देखकर कल्याणी कहती है, बहू तू 2 थाली में ही खाना क्यों लाई है? तू खाना नहीं खाएगी क्या? अपने लिए भी निकाल लाती खाना, वरना तुझे अकेले ही खाना पड़ेगा। कार्तिक को भी मैंने थोड़ी देर पहले कॉल किया था, तो उसने बोला कि वो ऑफिस से डिनर करके आएगा, उसकी कोई मीटिंग है। जी माँ जी, मैं जानती हूँ, मैंने भी उन्हें कॉल किया था। कुछ काम से तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि वो देर से आएंगे। मैं खा पी कर आराम कर लूँ। तो फिर तू सिर्फ मेरे और राहुल के लिए खाना लेकर क्यों आए? जा अपने लिए भी खाना निकाल ले। हाँ भाभी ले आइए, सभी साथ में बैठ के खाएंगे। और भैया का क्या है, उनको जब आना होगा वो आ जाएंगे। माँ जी और देवर जी तो पीछे ही पड़ गए हैं खाने के लिए। अब इन्हें कौन समझाए कि अगर मैंने खाना खा लिया तो मेरी रबड़ी जलेबी कौन खाएगा, जो मैंने अपने पतिदेव से मंगवाई है। क्या हुआ? कहाँ खो गई तू? कुछ बोला है बहू तुझे? सुनाई देता है क्या? माँ जी सुनाई देता है, लेकिन मुझे भूख नहीं है, मेरे पेट में दर्द है। बाद में जब आराम हो जाएगा तो खा लूंगी। अब खा लीजिए ना। ठीक है भाभी, माँ रहने दो, भाभी को जब भूख लगेगी वो खा लेंगी। वैसे भी गर्मी बहुत है, जबरदस्ती करना ठीक नहीं है। अपनी बेटे की बात सुनकर कल्याणी आगे कुछ नहीं कहती और चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद अर्चना रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। कुछ देर बाद वो रसोई की साफ सफाई करके अपने कमरे में जाने के लिए जैसे ही सीढ़ियों पर पैर रखती है, तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और वो दरवाजा खोलते ही अपने पति कार्तिक को देखकर कहती है, आ गए आप। आपको पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। भूख के मारे तो मेरी जान ही निकल रही थी। दरवाजा पकड़ कर खड़ी थी क्या, जो इतनी जल्दी खोल दिया? और वैसे भी तो मेरा इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी रबड़ी जलेबी का इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ ठीक है, आपको जो समझना है समझिए, मुझे तो बस मेरी रबड़ी और जलेबी दे दीजिए। हाँ यार देता हूँ, पहले मुझे घर के अंदर तो आने दो, या दरवाजे पर खड़ी होकर ही खाना शुरू कर दोगी? सॉरी, मैं तो भूल ही गई कि आप बाहर खड़े हैं। आइए ना, अंदर आइए। अर्चना इतना कहकर कार्तिक को लेकर घर के अंदर जाती है और उसे एक गिलास पानी देने की जगह उसके बैग से रबड़ी जलेबी निकालकर खाना शुरू कर देती है। जिसे देखकर कार्तिक हंसते हुए जैसे ही अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ता है, सामने अपनी माँ को हाथों में पानी का जग लिए खड़ा देखकर कहता है, माँ आप अभी तक जाग रही हैं? मुझे तो लगा सो गई होंगी। अगर सो जाती तो तुम दोनों का झूठ कैसे पकड़ती? अब समझ में आया कि तू खाना क्यों नहीं खा रही थी। अगर खाना खा लेती तो अपनी ये रबड़ी जलेबी कैसे खाती? जाने दो ना माँ, अगर अर्चना को मीठा इतना पसंद है तो खाने दो। बेटा तू क्या सोचता है मैं इसके खाने पर रोक रही हूँ? मैं बस इसे ज्यादा मीठा खाने से रोक रही हूँ कि जो मेरी हालत है वो इसकी ना हो। बस पता नहीं कहाँ से मुझे रबड़ी जलेबी खाने वाली भूखी बहू मिल गई है। हमेशा बस यही खाती रहती है। तेरा मन नहीं भरता है क्या? नहीं माँ जी, मुझे तो रबड़ी जलेबी रोज खाने दे दो, मैं तो रोज ही खा लूंगी। छोड़ती ही कौन से दिन है तू? 1-2 दिन की कसम नहीं खा सकती, बाकी तो हर रोज ही खाती है। जब बीमार होगी ना तब समझ आएगी मेरी बात। कल्याणी इतना कहकर पानी के जग को गुस्से में डाइनिंग टेबल पर रखकर अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है, लेकिन अर्चना रबड़ी जलेबी खाना नहीं छोड़ती। एक दिन शाम के समय जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। तभी राहुल की फ्रेंड निधि हाथों में पैकेट लिए उसके घर आती है, जिसे देखकर वो कहता है, अरे तुम यहाँ कैसे, और तुम भीग क्यों गई? क्यों, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती क्या? अच्छा भला ऑफिस से घर जा रही थी और बारिश शुरू हो गई। पास में तुम्हारा ही घर था तो यहाँ आ गई। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने यहाँ आकर? कहो तो वापस चली जाऊँ? बस बस यार, कितना गुस्सा करती हो तुम। मेरे कहने का मतलब था कि तुम अचानक कैसे आ गई, लेकिन अब जब पता चल चुका है कि तुम यहाँ कैसे आई हो, तो एक काम करो, अपना सारा सामान यहाँ पे रख दो और मेरे साथ मेरे रूम में चलो और वहाँ पे चेंज कर लेना। उसके बाद आके साथ में चाय पीते हैं। राहुल इतना कहकर निधि को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अर्चना हॉल की साफ सफाई करने के लिए आती है, जहां उसे कुछ पैकेट रखे हुए नजर आते हैं। जैसे ही अर्चना पैकेट खोलती है, उसमें रबड़ी जलेबी देखकर उससे रहा नहीं जाता और वो सोफे पर बैठकर खाना शुरू कर देती है। तभी राहुल और निधि नीचे आते हैं और अर्चना को रबड़ी जलेबी खाते हुए देखकर राहुल कहता है, भाभी आपने ये क्या किया? सारे पैकेट खोल दिया और सारी चीजें खा भी गई आप। ये पैकेट मेरी दोस्त का था, पूछ तो लेती। मुझे क्या पता था, मुझे लगा अपने घर का होगा। और वैसे भी आप तो जानते हैं ना देवर जी कि मुझे रबड़ी जलेबी कितनी पसंद है।
उसे देखकर मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं होता। कोई बात नहीं राहुल, जाने दो। खाने की चीजों पर क्या बहस करना। जिसके नसीब में जो था उसके पेट में गया। बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी भाभी के अंदर मैनर्स नाम की चीज नहीं है। इन्हें एक दिन ढेर सारी रबड़ी और जलेबी ला कर दे दो, ताकि इनका पेट भर जाए और ये दोबारा उसे देखकर ना ललचाएं। सॉरी यार, आई एम सो सॉरी। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं राहुल, मैं ये सोच लूंगी कि तुम्हारे घर रुकने का किराया अदा कर दिया। दुख इनके खाने का नहीं हुआ, दुख हुआ कि इतने अच्छे घर की बहू है, लेकिन इनकी हरकतें भूखे नंगे परिवारों जैसी है, जिसे कभी कुछ ना मिला हो। निधि की सारी बातें उसके पीछे खड़ी उसकी सास और उसका पति सुन लेते हैं, जिससे उन्हें अपनी बहुत इंसल्ट महसूस होती है और निधि के जाने के बाद सभी उसे बहुत सुनाते हैं, लेकिन अर्चना पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। समय बीतता है और एक दिन अर्चना अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी। तभी कार्तिक वहाँ आता है और कहता है, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों ऐसे मुंह बनाकर लेटी हो? थोड़ा काम भी कर लो, हमेशा बिस्तर तोड़ती रहती हो। हाँ, मैं तो हमेशा ही बिस्तर तोड़ती हूँ। बाकी मेरे हिस्से का सारा काम आप ही तो करने आते हैं। भड़क क्यों रही हो? क्या हो गया? मैं तो मजाक कर रहा था। यार बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, आज 2 दिन से पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे पंजों में बहुत दर्द हो रहा है, साथ ही चक्कर भी आ रहे हैं। आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। रबड़ी जलेबी ला देता हूँ, अभी तबीयत ठीक हो जाएगी तुम्हारी। यार मजाक मत करो, डॉक्टर के पास ले चलो प्लीज। अभी मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अर्चना की हालत देखकर कार्तिक उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है और उसका चेकअप करवाता है। सारे टेस्ट करवाने के बाद दोनों डॉक्टर के कैबिन से बाहर बैठे रिपोर्ट का वेट कर रहे थे। तभी अर्चना कहती है, कार्तिक जी, आप घर पर कह रहे थे ना कि आप रबड़ी जलेबी लाने के लिए, अब लाइए ना, मुझे भूख लगी है। खाली बैठकर वेट करने से अच्छा है कुछ खाकर वेट करें, पता नहीं कितना टाइम लगे। मुझे पता था कि तुम बिना रबड़ी जलेबी खाए घर वापस नहीं जाओगी। पता नहीं मेरी माँ को तुम जैसी रबड़ी जलेबी खाने वाली बहू कहाँ से मिल गई। अरे जिसे जब भूख लगे तो उसको बस रबड़ी जलेबी ही चाहिए। अब सुनाते ही रहोगी या लेकर भी आओगे? अर्चना की बात सुनकर कार्तिक हंसते हुए क्लिनिक के बाहर जाता है और थोड़ी देर बाद रबड़ी जलेबी लेकर वापस आता है तो देखता है कि अर्चना अपनी सीट पर नहीं थी। तभी एक नर्स से उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर के कैबिन में है, जिसके बाद वो कैबिन में जाता है जहाँ डॉक्टर उससे कहती है, आप कौन है? अपॉइंटमेंट है आपके पास? डॉक्टर, ये मेरे हस्बैंड हैं। ओके, आइए बैठिए। मैडम, इज एवरीथिंग फाइन? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आजकल ये बीमारी छोटे बच्चों को भी हो जाती है। बस कुछ चीजों में इन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है। इन्हें इस टाइम बहुत हाई शुगर है, इन्हें मीठे से दूर रखिए। डॉक्टर की बात को सुनकर कार्तिक और अर्चना हैरान हो जाते हैं और दुखी मन से घर वापस आते हैं। अर्चना का उतरा हुआ मुंह देखकर कल्याणी उससे कारण पूछती है, जिस पर कार्तिक उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर वो हंसते हुए कहती है, देखा, मैंने तुझे पहले ही कहा था, इतना मीठा मत खा वरना नुकसान करेगा। अब भुगत, अब तुझे भी शुगर हो गई। अब मीठा खाना तो दूर, तुझे तो मीठा देखना भी नसीब नहीं होगा। इस तरह से अर्चना को अपनी लापरवाही का फल मिल जाता है और कल्याणी को अपनी रबड़ी जलेबी खाने की भूखी बहू की आदत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। विमला ने आज खाने में तरह तरह की चीजें बनाई थी, लेकिन सभी सब्जियों में उसने आलू भी डाला था, क्योंकि उसके बेटे रंजीत को आलू बहुत पसंद था और आज वो घर आने वाला है। इसी खुशी में विमला ने सारी सब्जियां अपने बेटे की पसंद की बनाई थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और विमला खुशी से दरवाजा खोलती है तो देखती है कि रंजीत के साथ एक गोरी लड़की भी खड़ी है, जिसे देखकर विमला कहती है, रंजीत, ये लड़की कौन है? पहले तो इसे नहीं देखा मैंने। माँ गुस्सा मत करना, ये आपकी बहू है। सॉरी, आपको कुछ बताया नहीं। किरण चाहती थी कि हम दोनों आपको घर आकर ये सारी की सारी बातें बताएं। एक तो तूने शादी कर ली, वो भी बिन बताए, ऊपर से तू कह रहा है कि मैं गुस्सा ना करूं। माँ जी, आप कुछ मत कहिए, ये सब मेरी गलती है। बात ये है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि परिवार कैसा होता और माँ बाप का प्यार क्या होता है। जब मुझे रंजीत ने आपके बारे में बताया कि आप इनसे कितना प्यार करती हैं, तो मेरा भी मन किया कि मुझे भी कोई प्यार करने वाली माँ मिले, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली, आपको बिना बताए। और अगर हम आपको पहले बता देते तो शायद आप हमें अपनाते ही नहीं। बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मेरे बेटे ने तुझसे शादी कर ली है, तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ इसमें।
चलो तुम दोनों अंदर आराम कर लेना। इतना कहकर सभी अंदर चले जाते हैं और कुछ देर बाद विमला सभी के लिए खाना लगा देती है। जब सभी खाने के लिए बैठते हैं तो विमला रंजीत से कहती है, बेटा रंजीत, आज मैंने तेरे लिए तेरी मनपसंद की सारी चीजें बनाई हैं, जैसे आलू पराठा, आलू गोभी, आलू की सब्जी, आलू छोले, सब कुछ आलू का है। अरे वाह माँ, बहुत समय हो गया मैंने घर का खाना नहीं खाया और मैं बहुत मिस करता था खाने को। आज पेट भर कर खाऊंगा। क्यों किरण? आलू? लेकिन रंजीत तुम तो जानते हो ना कि मैं आलू नहीं खाती। अरे बहू, ऐसा क्यों? आलू तो हर सब्जी में होता है, सबको पसंद होता है आलू, तुम क्यों नहीं खाती? अरे मैं डाइटिंग पे हूँ और आलू में बहुत फैट होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा भी आलू नहीं खाती। मैं हरी सब्जियाँ खाकर काम चला लूंगी। सत्यानाश हो इस डाइटिंग का। पतले होने के लिए आजकल की लड़कियाँ खाना ही खाना छोड़ देती हैं और फिर यहाँ वहाँ चक्कर खाकर गिर जाती हैं। लड़कियाँ तो हमारे जमाने की थी, देसी खाना खाती थी और खा पी कर मस्त रहती थी, ना पतले होने की चिंता ना ही मोटे होने की फिक्र। लेकिन आज की लड़कियां डाइटिंग करके ही अच्छी दिखती हैं। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उन्हें कोई पूछता नहीं है। लेकिन बहू, ऐसी भी क्या डाइटिंग जो इंसान में जान ही ना छोड़े? अरे अगर ज्यादा नहीं खाना तो थोड़ा बहुत तो खा ही ले। आलू ही तो है, तुम्हें शायद पता नहीं है, आलू सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। माफ करना माँ जी, लेकिन मुझे आलू खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सैलेड बनाकर खा लूंगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए और खाना खाइए। इतना कहकर अब किरण किचन से सैलेड लेकर आती है और उसी को खाकर काम चलाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत चुके थे और अब मोहल्ले के सभी लोगों को विमला की बेटी की शादी के बारे में पता चलता है और वो लोग उसे अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए कहते हैं। और इसी सिलसिले में विमला अपनी बहू किरण से कहती है, बहू, आसपास के लोगों को रंजित की शादी के बारे में पता चल गया है, तो पड़ोसी कह रहे हैं कि उन्हें मेरी बहू देखनी है और उसके हाथों का बना हुआ खाना खाना है। तो अगर तुम खाना बनाना जानती हो तो सबके लिए खाना बना देना, मैं तुम्हें खाने की लिस्ट दे दूंगी। ठीक है माँ जी, मैं आप सबके लिए खाना बना दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। सबको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। ये तो अच्छी बात है, मुझे लगा था कि तुम मना कर दोगी। नहीं माँ जी, सास की बात मानना बहू का फर्ज होता है। अपनी बहू की बात सुनकर विमला संतुष्ट होकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन विमला किरण को खाना बनाने की लिस्ट देती है जो मेहमानों के लिए बनने वाला था और उसमें सभी खाने में आलू था। ये देखकर किरण कहती है, अरे यार, मैंने माँ जी को बोल तो दिया कि मैं सब बना दूंगी, लेकिन अब बनाऊं कैसे? ये सब आलू की डिश है और मुझे तो आलू का खाना बनाना ही नहीं आता। और अगर मैंने माँ जी को कहा कि मुझे ये सब नहीं आता तो उन्हें बुरा लगेगा। मुझे कुछ तो करना होगा। इतना कहकर अब किरण जो उसने खाना बनाना आता था वही सब बताती है और अब एक एक करके घर में मेहमान आ जाते हैं। जिसके बाद वहाँ विमला भी आती है और किरण से कहती है, बहू, खाना बन गया है तो जल्दी से बाहर लेकर आ, सभी मेहमान आ गए हैं। जी माँ जी, बस सब तैयार है, आप चलो, मैं अभी आई। इतना कहकर अब विमला वहाँ से चली जाती है और किरण सभी के लिए खाना लेकर जाती है। खाना ले जाने के बाद जब वो सभी को खाना परोसती है तो उसमें उबली हुई सब्जियाँ और सब्जियों का सूप था। ये देखकर विमला किरण से धीरे से कहती है, बहू, मैंने तो कुछ और कहा था बनाने को, तो ये क्या लेकर आई है? माँ जी, आपने जो लिस्ट दी थी उसमें सब आलू की सब्जियाँ थी जो कि मुझे नहीं आती थी, इसलिए मुझे जो सबसे अच्छा बनाना आता था वो मैंने बना दिया। हाय राम, अब ना जाने क्या होगा, ये सब पता नहीं क्या कहेंगी मेरे बारे में। शांत हो जाओ माँ जी, सबको खाना बहुत पसंद आएगा। खाना देखकर सभी एक दूसरे के कान में बातें करने लगते हैं, लेकिन जब सभी वो खाना खाते हैं तो उन्हें वो खाना बहुत पसंद आता है और सभी किरण की तारीफ करते हैं। ये देखकर विमला बहुत खुश होती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब फिर से विमला खाने में आलू की सब्जी बनाती है तो ये देखकर किरण कहती है, माँ जी, ये क्या, आज फिर से आपने खाने में आलू की सब्जी बनाई है? आपको पता है ना मैं आलू नहीं खाती हूँ। बहू, तू आलू नहीं खाती तो उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम भी आलू नहीं खा सकते। तू वैसे भी हरी सब्जियाँ ही खाती है, तो आज भी वही खा ले। माँ जी, अब हर दिन मैं भी तो हरी सब्जियाँ नहीं खा सकती ना, एक दिन आप भी कुछ और नया बना दो। अरे वाह बहू, तू है या मैं? शुक्र कर खाना बना कर दे रही हूँ मैं। अगर तुम किसी और घर में होती तो दिन रात वहाँ काम करती और तुम्हारे ये आलू ना खाने का बहाना भी नहीं चलता, समझी? माँ जी, ये कोई बहाना नहीं है, आपको पता है मैं आलू नहीं खाती, फिर भी आप इसे बहाना समझ रही हैं। अरे ऐसा कौन इंसान है
जो आलू ना खाता हो। ये सब बस तेरे बहाने हैं, नाटक है और कुछ नहीं। अच्छी सास और अच्छा पति मिल गया ना तुझे, इसलिए ऐसे कर रही है। एक आलू को लेकर दोनों सास बहू में बहस हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करती। ऐसे ही अगले दिन घर पर विमला की बेटी, जो कि शादीशुदा थी, वो आज घर वापस आई थी। आज वो अपनी माँ को देखकर कहती है, माँ क्या बात है, आप बड़ी कमजोर लग रही हो, खाना सही से नहीं खा रही हो क्या? बेटी, जिस घर में आलू ना खाने वाली बहू हो, उस घर के सारे लोग दुबले पतले ही तो लगेंगे। क्या कहा? आलू ना खाने वाली बहू मतलब? विमला मधु को पूरी बात समझाती है और अपनी बहू की आलू ना खाने वाली आदत बताती है। ये सुनकर मधु कहती है, आज चिंता मत कीजिए, मैं भी देखती हूँ कि भाभी आलू कैसे नहीं खाती है। इतना कहकर मधु किचन में जाती है और आलू की टिक्की बनाती है, जिसमें वो बहुत सारे तरह तरह के मसाले डालती है। और जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, मधु किरण को भी आलू की टिक्की परोसती है, लेकिन वो उसे बताती नहीं है कि टिक्की आलू की है। ये देखकर किरण कहती है, मधु, ये तुमने क्या बनाया है? देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है और इसकी खुशबू भी अच्छी ही आ रही है। भाभी पहले आप खाएंगे, फिर मैं बताऊंगी क्या है। मुझे पक्का यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा। चलो, तुम कह रही हो तो खाकर ही देखती हूँ। इतना कहकर किरण आलू की टिक्की खाती है और एक टिक्की खाने के बाद उसे बहुत पसंद आती है और वो 2-3 टिक्की और खा लेती है, जिसके बाद वो कहती है, अरे वाह मधु, ये तो सच में बहुत मजेदार है। वैसे ये है क्या? मुझे पता है आपने आलू नहीं खाए और ना ही उससे बनी कोई सब्जी खाई है, इसलिए मैंने सोचा आपको अपने हाथों के बने स्पेशल आलू की टिक्की बना कर दूं और खिलाऊं। और देखो, आपको सच में ये बहुत पसंद आई। तुमने सच कहा मधु, मैंने ससुराल में पहली बार आलू टिक्की खाई है और सच में ये बहुत अच्छी है। अच्छा बहू, मतलब अब तो तुझे आलू अच्छे लगते हैं ना? यानी घर में अब आलू की सब्जी बन सकती है ना? जी माँ जी। उस दिन के बाद से किरण अपनी सास के साथ आलू खाना शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।